आगे चलते हैं। जब वो यहाँ पे उसको कहता है कि ग्वेंडोलन ग्वेंडोलन उसको कहती है इट सूट्स यू परफेक्टली, इट इज अ डिवाइन नेम। डिवाइन यानी कि ये एक हेवनली नेम है। इट हैज म्यूजिक ऑफ इट्स ओन, इट प्रोड्यूसेस वाइब्रेशंस। So Jack, well, really, Gwendolen, I must say that I think there are lots of other music, nicer name. I think Jack, for instance, are charming name. वो कहता है कि भाई इसके अलावा भी अच्छे names हैं जैसे Jack. तो Gwendolen, Jack, no, there is a very little music in the name Jack. If any at all, indeed, it does not thrill. It produces absolutely no vibration. I have known several Jacks, and they all, without exception, were more than usually plain. ठीक है, वो सारे क्या हैं? Plain किस्म के, सादे किस्म के इंसान हैं. और now she made a dig at the name of the मतलब of that age. यानी कि वो कहती है इतना common name है. जैसे बाज़ औक़ात हमारी सोसाइटी में कोई नाम आम हो जाता है तो हम उसको कहते हैं कि ये हर बंदे का यही नाम है, तो वो कहती है कि भाई ये तो बहुत ही प्लेन है और इस तरह के लोग बहुत ही सादे होते हैं, मुझे तो ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। बिसाइड जैक इज अ नोटोरियस डोमेस्टिसिटी फॉर जॉन। और वो कहती है ये जो जैक है इसकी एक नोटोरियस डोमेस्टिसिटी है, मिलता जुलता है जॉन के साथ। एंड आई पीटी एनी वुमन हु इज मैरिड टू अ नेम कॉल्ड जॉन। और मुझे हर उस औरत पे तरस आता है जिसके शोहर का नाम जो है वो जॉन हो। We should probably never be allowed to know the entrancing pleasure of a single moment solitude. और वो यहाँ पे उसको कहती है कि at least हमें कभी भी we should not the really safe name is Ernest. Now here irony, वो क्या करती है कि irony है, ironical lines है कि actually वो जो है ज़्यादा, वो कहती है ये जो जैक है ना, she says that Jack is the pet name of John. और दूसरा वो देयर इज द आयरनी कि वो ज्यादा इस नाम से मोहब्बत करती है रादर देन कि वो उस इंसान से मोहब्बत करती है। और यहाँ पे वो जब कहती है ना कि दैट शी वुड प्रोबेबली नेवर बी अलाउड टू नो सेफ नेम इज अर्नेस्ट, वो कहती है कि एक ऐसा नाम जिसका जैक या जॉन हो मस्ट बी अ मैन एक्सेसिवली डिवोटेड टू हिज वाइफ। ठीक है, तो वो एक ऐसा मैन होता है जो कि एक्सेसिवली डिवोटेड होता है अपनी जो है बीवी के साथ। सच अ मैन इज नॉट लाइकली टू रिमेन अवे फ्रॉम हिज वाइफ। तो इस तरह का इंसान तो कभी भी अपनी बीवी से दूर रह ही नहीं सकता, इवन फॉर अ मोमेंट। तो द वाइफ इज देयरफॉर नॉट लाइकली टू गेट अ सिंगल मिनट सॉलिट्यूड। तो इस तरह के जो आदमी होते हैं ना, एक मिनट के लिए भी वो अपनी बीवी से दूर नहीं रहते, तो उसकी बीवी भी उसको थोड़ी देर के लिए भी वो सिंगल सॉलिट्यूड नहीं मिलता। और यहाँ पे वो क्या कहती है, वो कहती है ना कि she would probably never be allowed to know the entrancing pleasure of a single moment of वो कहती है कि ये ऐसे ये जो जैक, ऐसी औरतें जिनके जैक नामी बंदे के साथ शादी हो जाती है, और जैक तो पेट नेम है जॉन का ना, तो ऐसे जो इंसान होते हैं ना वो एक्सेसिवली डिवोटेड होते हैं। जैक नामी बंदे जो होते हैं वो एक्सेसिवली डिवोटेड होते हैं अपनी बीवियों के साथ। और अगर वो एक्सेसिवली डिवोटेड होते हैं तो वो अपनी बीवियों को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। तो वो कहती है मैं तो भाई कभी भी अलाउ नहीं करूंगी कि मेरा जो शौहर है वो मेरे हर सिंगल मोमेंट ऑफ प्लेजर के बीच में आए। यानी कि शी इज द डोमिनेटिंग लेडी, और जो कि नहीं चाहती कि उसका जो हस्बैंड है उसको मतलब हर वक्त जो है वो शी वांट टू लिव अ फ्री लाइफ और इंडिपेंडेंट लाइफ, सो दैट शी सेड कि अगर एक जैक नामी बंदे से मेरी शादी हो जाएगी ना तो वो तो हर वक्त ही मेरे साथ ही रहेगा। तो इस वजह से मुझे एक पल का भी सॉलिट्यूड नहीं मिलेगा, तन्हाई नहीं मिलेगी, तो फिर मैं ऐसे बंदे से तो कभी भी शादी नहीं करूंगी। और ऐसा बंदा जो कि मुझे सिंगल मोमेंट ऑफ सॉलिट्यूड प्रोवाइड ना कर सके मैं कभी भी अलाउ नहीं करूंगी। द ओनली रियली सेफ नेम इज अर्नेस्ट। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक ही सेफ नेम होता है, वो अर्नेस्ट का होता है। तो वो कहती है कि अर्नेस्ट इज द सेफ नेम बिकॉज अ मैन विद दिस नेम कैन बी ट्रस्टेड टू अफोर्ड हिज वाइफ एनफ सॉलिट्यूड, क्योंकि एक ऐसा इंसान ही अपनी बीवी को एनफ सॉलिट्यूड दे सकता है। We have here another specimen of humor resulting from an incongruity of ideas, as also from the odd presumption that name has anything to do with temperament. अच्छा, यहाँ पे देखिएगा लोग जो है खवातीन जो है उस दौर की वो इंसान का अंदाजा उनके नामों से लगा रही थी कि अगर तो मॉडर्न नेम है तो मैन की सोच भी मॉडर्न होगी,
और अगर मॉडर्न नेम नहीं है तो मैन की सोच भी मॉडर्न नहीं होगी। Jack, Gwendolyn, I must get Christian at once. I mean, we must get married at once. There is no time to be lost. और Gwendolyn को कहता है, I must get a new name for myself at once. वो कहता है मैं इस नाम से बोर हो चुका हूँ, अर्नेस्ट के नाम से, तो मुझे अब re-christian होना है. Then realizing what he said, he recovers his presence of mind and at once corrects himself. वो कहता है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि we must get married at once. There must be no delay in our marriage. एक तरफ वो कहता है कि हमें मस्ट क्रिश्चियन मतलब आई मस्ट गेट क्रिश्चियन एडवांस, यानी कि क्रिश्चियनिंग एक ऐसा इनका वो होता है, बैप्टिज्म होती है एक्चुअली, क्रिश्चियन कहते हैं, गिवन अ नेम एट सेरेमनी कॉल्ड बैप्टिज्म. जैक इज विलिंग टू चेंज हिज नेम टू अर्नेस्ट. ठीक है, वो अब जो है क्रिश्चियन क्या होता है, ये एक सेरेमनी होती है जिसको बैप्टिज्म कहा जाता है. ठीक है, और जैक क्योंकि उसके एक बैक ऑफ द माइंड को यही ख्याल है कि भाई मुझे ग्वेंडोलिन को किसी तरह इस बात में आमादा करना है, राजी करना है कि भाई मैंने अपना नाम चेंज करना है, बिकॉज ही वांट टू गेट रिड ऑफ दिस नेम ऑफ अर्नेस्ट. तो वो कहता है कि बट दैट इन हिज इनवर्ड थॉट, क्योंकि जारी बात है जब निकाह होगा तो उसमें उसका रियल नेम लिखा जाएगा, उसका तो रियल नेम जैक है. तो वो कहता है इन हिज नर्वस, इन अपनी नर्वसनेस में जो है ना, वो अपनी एक्सप्रेशन टू थॉट देता जो उसके बैक ऑफ द माइंड में जा रहा होता है ना. इन हिज नर्वसनेस he gives expression to the thought which has arisen in his mind, but he quickly amends himself by using the word married instead of Christian. All this is amusing of course. तो यहाँ भी वो कहता है कि I must get Christian at once. एकदम फिर देखिए ब्रेक आ रहा है, ठीक है, एकदम फिर वो रुकता है, फिर दोबारा सोचता है कि मैंने क्या बोल दिया, फिर वो फौरन से कहता है कि भाई मेरे कहने का मतलब था कि हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए. Gwendolyn, married Mr. Worthing. Jack, astounded. Well, surely you know that I love you, and you led me to believe, Miss Fairfax, that you were not absolutely indifferent to me. और वो कहता है जैक जो है शॉक बाय हर, जब वो कहती है ना ग्वेंडोलिन उसको मैरिड मिस्टर वर्थिंग के मैरिज डिड यू से मिस्टर वर्थिंग, तो जैक एकदम से वो शॉक्ड पोजीशन में कहता है उसको वेल श्योरली कि हाँ वेल श्योरली वी मस्ट गेट मैरिड, that I love you and you led me to believe, or you know that I love you and you gave me an impression, Miss Fairfax, that you were not absolutely indifferent to me. और तुमने भी मुझे यही मतलब एक एक्सप्रेशन दिया है कि तुम भी मेरे में अंदर इंटरेस्टेड हो. Gwendolyn, I adore you but you have not proposed to me yet. तो कहती मैंने तुम्हें अडोर तो किया लेकिन तुमने अभी तक मुझे प्रपोज नहीं किया. Nothing has been said all about the marriage. ना ही तुमने कोई शादी की पहले बात की. The subject has not even been touched on. और ये यू मतलब दैट यू फेल्ट इंटरेस्टेड टू मी, कि मतलब तुमने मतलब इस तरह का कोई सब्जेक्ट ऑफ मैरिज कभी छेड़ा ही नहीं. अब यहाँ भी देखिए दिस सब्जेक्ट वाज नॉट इवन मेंशन्ड. उसको कहती है कि भाई यू हैव सडनली सेड दैट वी मस्ट गेट मैरिड बट यू हैव नॉट गॉन थ्रू द यूजुअल प्रिलिमिनरीज, यानी कि तुम कोई इब्तदाई या तमहीदी, तुमने कोई इंट्रोडक्टरी ऐसी कोई बात ही नहीं की कि तुमने मुझे प्रपोज किया तो हम शादी करें. यानी कि अगेन वो मैनरिज्म के ऊपर स्ट्रेस कर रही है कि तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि अभी तक तुमने मुझे प्रपोज नहीं किया और तुम मुझे डायरेक्टली शादी का कह रहे हो. जैक, वेल मे आई प्रपोज टू यू नाउ. अब यहाँ भी देखें, ग्वेंडोलिन को देख लें, ग्वेंडोलिन की मदर लेडी ब्रैकनल को देख लें या एल्गरनॉन को देख लें, दे आर जस्ट देख. और जैक क्या है, वो एक गांव का लड़का है, ठीक है, जो कि सादा सा बंदा है, सीधी बात कर देता है. और ये तीनों क्या है, ये शहर के लोग हैं. अब ये हर वक्त जो है जैक की बातों में ना नुक्स निकालते रहते हैं, उसको मैनरिज्म के नसीहतें ही करते रहते हैं. दे केप्ट ऑन एडवाइजिंग मैनरिज्म एंड दिस एंड दैट. तो अब वो उसको मैनर सिखा रही है कि भाई तुमने अभी तक मुझे प्रपोज ही नहीं किया तो शादी कहाँ से होगी. तो जैक, वेल मे आई प्रपोज टू यू नाउ. तो वो कहता अब मैं तुम्हें प्रपोज कर दूं. Gwendolyn, आई थिंक इट वुड बी एन एडमायरेबल अपॉर्चुनिटी and to spare you any possible disappointment, Mr. Worthing, I think it only fair to tell you quite frankly, beforehand, I am fully determined to accept you. Jack, Gwendolyn, yes, Mr. Worthing, what have you got to say to me, Jack? You know what I have got to say to you, Gwendolyn. Yes, but you don't say it. Jack, Gwendolyn, will you marry me? Gwendolyn, of course I will, darling. How long you have been about it?
I'm afraid you had been very little experience in how to propose. Jag, my own one. I have never loved one in the world but you. Gwendolyn, yes, but men often propose for practice. वो कहती है कि मर्द तो अक्सर प्रैक्टिस करते हैं, मतलब प्रैक्टिस के तौर पे प्रपोज करते हैं. यहाँ पे वो मैन की फ्लर्टियस नेचर के बारे में बात कर रही है. देयर इज अ फ्लिंच ऑन मैन फ्लर्टियस नेचर. लिख लें, फ्लिंच ऑन, FLING, फ्लिंच ऑन मैन मैन्स फ्लर्टियस नेचर. कि मैन जो अक्सर लड़कियों को एज प्रैक्टिस प्रपोज करते रहते हैं. आई नो माई ब्रदर जेराल्ड डज. वो कहती है मेरा भाई भी ऐसे ही करता है. ऑल माई गर्ल फ्रेंड टेल मी सो. मेरी तमाम, वो कहती है कि मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं उन सब ने मुझे यही बताया. व्हाट वंडरफुल ब्लू आईज यू हैव, अर्नेस्ट. They are quite blue. I hope you will always look at me just like that, especially when there are other people present. Again, there is a paradoxical statement. नॉर्मली लड़के लड़कियों की आंखों की तारीफ करते हैं. यहाँ पे ग्वेंडोलिन जो है वो जो है उसको कहती है, उसकी आंखों की तारीफ कर रही है कि देखो तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है. अब यहाँ पे ये एक ह्यूमरस रिमार्क है जिसकी वजह से ऑडियंस जो है इनटू पील ऑफ लॉफ्टर चली जाती है. दैट शुड सेंड द ऑडियंस इनटू द पील्स ऑफ लॉफ्टर. फर्स्ट द नेम अर्नेस्ट एंड देन द वंडरफुली ब्लू आईज. These are trivial reasons for Gwendolyn's falling in love with जैक. मतलब ये बहुत ट्राइवियल रीजंस हैं. हम एक क्वेश्चन आता है ट्राइवियलिटी इनटू सीरियस एंड सीरियस इनटू ट्राइवियल. तो अब यहाँ पे देखिए वो किन दो चीजों में खो गई है. वो उसके नाम और उसकी आंखों में खो गई. और ये तो बहुत एक मामूली सी चीज है अगर किसी से आपने शादी कर ली. लेडी ब्रैकनल. अच्छा, और दूसरी तरफ ग्वेंडोलिन, आयरनी लाइज इन द सिचुएशन दैट शी इज द वन हु रिब्यूक्स मैनर. ठीक है कि एक तरफ वो उसको मैनर सिखा रही है और ऑन द अदर हैंड शी डोंट नोस के एक मर्द की तारीफ किस तरह से की जाती है. लेडी ब्रैगनल. मिस्टर वर्डिंग, बजाय इसके कि वो देखें मर्द जो है वो अपनी शिवैलरी की वजह से जाना जाता है, वो अपनी बहादुरी की वजह से जाना जाता है, वो अपनी मैनलीनेस की वजह से जाना जाता है, अपनी लॉयलिटी और सिंसियरिटी की वजह से जाना जाता है. लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्लू आईज एंड हिज नेम. ठीक है, तो दैट इज द बेसिकली आयरॉनिकल. लेडी ब्रैकनल. मिस्टर वर्डिंग, राइज सर, फ्रॉम दिस सेमी रिकम्बेंट पोस्चर इट इज मोस्ट इनडेकोरस. अब वो जो है उसके मैनर को रिब्यूक करती है कि जब वो उसको प्रपोज करती है. सीइंग जैक इन अ नीलिंग पोस्चर, मिस्टर वर्डिंग, गेट अप सर फ्रॉम दिस पोस्चर इन विच यू आर हाफ लाइंग डाउन एंड हाफ सिटिंग. This posture is most undignified and unseemly. अगेन वो बेचारा जो भी करता है, ये शहरी लोग जो है वो हर वक्त उसको रिव्यू करते रहते हैं, उसको उसके मैनर्स को. तो यहाँ पे मतलब शी इज अ वीमेन ऑफ टिपिकल मोरालिटी. मोर ओवर जो है यहाँ पे वो बार बार उसकी इन्हीं चीजों को जो है रिव्यू करती जा रही है. ग्वेंडोलिन, मामा, he tries to rise, she restrains him. और वो अचानक से जो है उसको मतलब एकदम से जो है ना वो कहती है मामा, यानी कि वो कहती है डू नॉट बी रूड टू मिस्टर वर्डिंग, सॉरी, डोंट बी सो रूड टू मिस्टर वर्डिंग मामा. यानी कि वो अब रिस्ट्रेन करती है उसको और वो उसको ही ट्राइज टू राइज. जैसे ही वो खड़ा होने की कोशिश करती है तो वो उसको फौरन से रोक देती है और वो कहती है आई बेग यू टू रिटायर, दिस इज नो प्लेस टू यू. वो कहती है मेरा ख्याल है कि ये काम अब तुम्हारा नहीं है, तुम्हें इस तरह के काम करने छोड़ देने चाहिए. यानी कि प्रपोज, पहले वो खुद ही उसको कहती है कि तुम मुझे प्रपोज करो, और उसके बाद वो जब उसको प्रपोज करते हैं तो वो कहती है ये तुम्हारा काम नहीं है. बिसाइड मिस्टर वर्डिंग हैज नॉट क्वाइट फिनिश येट. क्योंकि ये जो पोस्चर है, मतलब मिस्टर वर्डिंग, यू वर नॉट सपोज टू कम हियर, बिसाइड मिस्टर वर्डिंग हैज नॉट येट क्वाइट फिनिश. लेडी ब्रैगनल, फिनिश वर्ड में आई आस्क. वो कहती है ऐसा क्या है जो उसने फिनिश नहीं किया जो मैं आस्क क्या मैं पूछ सकती हूँ. यानी कि लेडी ब्रैगनल उस तरफ से आ जाती हैं और वो एकदम से लेडी ब्रैगनल को देख के थोड़ा सा जो है घबरा जाती है. जब लेडी ब्रैगनल आती है तो लेडी ब्रैगनल उसको कहती है कि मिस्टर वर्डिंग, राइज सर फ्रॉम दिस सेमी रिकम्बेंट पोस्चर. तो लेडी ब्रैगनल उसको कहती है कि भाई इस तरह के पोस्टर से भाई तुम उठो, और ये अगेन उसको रिव्यू करती है कि ये किस तरीके से तुम जो है इस पोस्टर में बैठे हुए हो. तो ग्वेंडोलिन कहती है कि मामा, लेडी ब्रैगनल को देख के, कि आई बेग यू टू रिटायर. तो मैं आपको कहती हूँ कि आप अभी
मतलब ऐसा ना करें, दिस इज नो प्लेस फॉर यू मामा, ये प्लेस आपके लिए नहीं है। क्यों? बिसाइड मिस्टर वर्डिंग हैज नॉट क्वाइट फिनिश येट, क्योंकि मिस्टर वर्डिंग ने अभी तक अपनी बात खत्म नहीं की और बीच में आप आ गई हैं। यानी कि शी इज ऑल्सो वेरी आउटस्पोकन बिफोर हर मदर। लेडी ब्रेकनल, फिनिश उसने क्या चीज नहीं की? फिनिश व्हाट मे आई आस्क ग्वेंडोलन? आई एम एंगेज टू मिस्टर वर्डिंग मामा। और वो मतलब बिल्कुल ब्लंटली अपनी मामा के सामने एक्सप्लेन कर देती है, एक्सप्रेस कर देती है कि वो जो है आई एम एंगेज टू मिस्टर वर्डिंग। अभी उसने प्रपोज नहीं किया पूरे तरीके से, और इसने जो है ये ऐलान कर दिया कि भाई मेरी तो एंगेजमेंट हो गई मिस्टर वर्डिंग के बाद के साथ। तो लेडी ब्रेगनल, पार्डन मी, यू आर नॉट एंगेज टू एनीवन। व्हेन यू डू सम बिकम एंगेज टू समवन, or one I or your father, should his help permit him, will inform you the fact। तो कहती है ना तो तुम किसी से एंगेज हुई हो, और जब तुम्हारे फादर की जो हेल्थ है वो उसे परमिट करेगी तो हम तुम्हें इस फैक्ट के बारे में कि तुम किसके साथ एंगेज हो बता देंगे। एंड एंगेजमेंट शुड कम ऑन यंग गर्ल एज अ सरप्राइज। वो कहती है यंग गर्ल के लिए एंगेजमेंट एक सरप्राइज होना चाहिए, चाहे वो प्लेजेंट हो और अनप्लेजेंट हो, एज द केस में भी, चाहे कोई भी केस हो उनके लिए ये सरप्राइज होना चाहिए। अच्छा जी, एंड नाउ आई हैव फ्यू क्वेश्चंस टू पुट टू यू मिस्टर वर्डिंग व्हाइल आई एम मेकिंग दिस इंक्वायरीज। यू ग्वेंडोलन विल वेट फॉर मी बिलो इन द कैरेज। और वो ग्वेंडोलन को कहती है तुम जरा कैरेज में जाके इंतजार करो, जरा मैं जो हूँ अपने होने वाले दामाद को इंक्वायर कर लूँ, इसका थोड़ा सा इंटरव्यू ले लूँ। अच्छा, ग्वेंडोलन reproachfully, Mama, in a scolding tone, Mama, you are surely unreasonable. Lady, in the carriage, Gwendolen। वो कहती carriage में जाओ Gwendolen। Gwendolen goes to the door. She and Jack blow kisses to each other behind Lady Bracknell's back. Lady Bracknell looks vaguely about as if she could not understand what noise was. Finally turns round. Gwendolen the carriage। Gwendolen carriage में जाओ। अच्छा, यहाँ भी देखें कि लेडी ब्रेकनल जो है शी हैज अ कनेक्शन विद द हाई एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। लिख लें ये पॉइंट्स। शी हैज कनेक्शन with the high aristocratic society. She presents the constant social attitude of upper class. अच्छा जी, उसके बाद ग्वेंडोलन जो है यस मामा गोज आउट लुकिंग बैक एट जेड। लेडी प्रेग्नल सिटिंग डाउन, यू कैन टेक अ सीट मिस्टर वर्डिंग, लुक इन हर पॉकेट फॉर नोटबुक एंड पेंसिल। अब यहाँ इस लाइन को जरा अंडरलाइन करें, लुक्स इन हर पॉकेट, अपनी पॉकेट में वो नोटबुक और पेंसिल जो है वो ढूंढना शुरू कर देती है, बिकॉज इट वॉज अ कस्टम ऑफ दैट टाइम टू कीप नोटबुक्स और डायरीज। ठीक है, ये उस वक्त पे उस दौर की कस्टम थी कि लोग अपने पास, स्पेशली ये जो हाई एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी थी, इनके मैनर्स में था कि ये जो है नोटबुक्स और डायरीज जो अपने पास रखा करते थे। Gwendolyn, अच्छा जी, जैक, थैंक यू लेडी ब्रेकनल, आई प्रेफर स्टैंडिंग। लेडी ब्रेकनल, पेंसिल एंड नोटबुक इन द हैंड, I feel bound to tell you that you are not down on my list of eligible young men। पहले तो वो उसको थोड़ा सा अपनी एरिस्टोक्रेसी थोड़ी सी उसके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करती है कि देखो तुम मेरी कोई डायरी में कोई मतलब या मेरी गुड बुक्स में नहीं हो, ऑल्दो आई हैव सेम लिस्ट एज द डियर डचेस ऑफ बर्टन है। हालांकि मेरे पास लड़कों की इतनी लंबी लिस्ट है जैसे जितनी के डियर डचेस ऑफ बर्टन के पास होती है। यानी कि जो कि यहाँ पे लेडी ब्रेकनल इज बेसिकली प्राउड दैट शी हैज सेम लिस्ट एज द डचेस ऑफ बॉल्टन। और वो क्या है, दिस इज ऑफ कोर्स अ पार्डनेबल वैनिटी ऑफ हर। ठीक है, ये पैराडॉक्सिकल वैनिटी है उसकी, लेडी ब्रेकनल की, कि वो जो है अपनी सोफिस्टिकेशन, अपनी एरिस्टोक्रेटिक स्टेट वो शो करने की कोशिश करी है। वी वर्क टुगेदर इन फैक्ट, और वो कहती है कि मैं और डचेस ऑफ बोल्डन हमने इकट्ठे काम किया। आई एम क्वाइट रेडी टू एंटर योर नेम should your answer be what a really affectionate mother requires। और तुम जो हो उस तरह के आंसर करो जो कि एक affectionate mother को चाहिए होते हैं। Do you smoke? क्या तुम जो है सिगरेट पीते हो? जैक, well yes I must admit I smoke। लेडी ब्रैकलन, I am glad to hear। हालांकि स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, लेकिन जैसे ही वो कहता है कि भाई मैं स्मोक करता हूँ तो आगे से वो कहती है I am glad to hear that a man should always have an occupation of some kind। एक जो मैन है
उसकी इसी तरह की ऑक्यूपेशन होनी चाहिए। अब वो स्मोकिंग एक हैबिट है और वो उसको ऑक्यूपेशन यानी कि प्रोफेशन कह रही है कि अ मैन के अनदर एग्जांपल ऑफ ह्यूमन अराइजिंग फ्रॉम इनकॉन्ग्रुइटी, smoking is here regarded as an occupation. This is of course a paradox. There are far too many idle men in London as it is. How old are you? और वो कहती है इसी तरह के बहुत से idle men हैं लंदन में जो कि at the present number of idle men in London is very large. जो कि idle men वो किसको कह रही है? जो कि smoke नहीं करते. How old are you? कितने साल के हो? आगे से कहते हैं 29. Lady Bracknell, a very good age to be married at. I have always been of opinion that a man who desires to get married should know either everything or nothing. Which do you know? और यहाँ पे वो कहती है I must first tell you that my firm opinion कि एक ऐसा इंसान जो कि शादी करने जा रहा है उसको या तो हर चीज पता होनी चाहिए या फिर उसको कुछ भी पता नहीं होना चाहिए. Which do you know? और जो कि तुम्हें now tell me whether you know everything or nothing. अब तुम बताओ कि तुम्हें सब कुछ पता है कि कुछ भी नहीं पता. अब यहाँ भी ये एक और अम्यूजिंग रिमार्क है कि इट इज ऑफ कोर्स इम्पॉसिबल टू फाइंड अ मैन who either knows everything or nothing, and in the case to equate the two categories of men, those who know everything and those who know nothing is absurd. अब वो ऐसी कैटेगरी ऑफ मैन ढूंढ रही है जो या तो सब कुछ जानते हो या फिर कुछ भी ना जानते हो. तो बेसिकली ये क्या है? रिमेंबर दैट इन दिस आर्टिफिशियल कॉमेडी द एलिमेंट ऑफ एब्सर्ड इज सुप्रीम. ठीक है, और इस आर्टिफिशियल कॉमेडी में ये जो एलिमेंट ऑफ एब्सर्ड जो है वो सुप्रीम है. और जहाँ पे एब्सर्ड पता ना, एब्सर्ड भी एक्चुअली कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ब्लैक कॉमेडी, आर्टिफिशियल कॉमेडी, ये सारे एक दूसरे के बहन भाई हैं, समझ लें. ठीक है, लिख लें आर्टिफिशियल कॉमेडी. आज आप सारों ने ना इसकी डेफिनेशन पढ़ी है. आर्टिफिशियल कॉमेडी, उसके बाद एब्सर्ड, ब्लैक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स. ये चार चीजें कल मैंने आप सारों से पूछनी है, ये क्या है, ये कौन सी कॉमेडीज है. ब्लैक कॉमेडी क्या होती है, आर्टिफिशियल कॉमेडी क्या होती है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होती है, और एब्सर्ड क्या होती है. एक्चुअली ये जो कॉमेडी है ना, ये इन्हीं चार जो कॉमेडीज हैं इन्हीं के ऊपर बेस की हुई है. ठीक है, ये अब आपने मुझे कल बताना है सारा. लेडी ब्रैगनल, आफ्टर सम हेजिटेशन, आई नो नथिंग लेडी ब्रैगनल. और वो जैक फौरन काफी सोचने के बाद कहता भाई मुझे तो कुछ भी नहीं पता. लेडी ब्रैगनल, I am pleased to hear. I do not approve of anything that tampers with natural ignorance. और वो कहती है कि I am pleased, वो अब आगे से उसको कहती है भाई मुझे ये जान के भी खुशी हुई है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता. I feel pleased by this answer. I do not approve of anything that in any way hinders or diminishes natural ignorance of somebody. वो कहती है कि I do not approve anything that tampers with natural ignorance. कि मैं कोई भी ऐसी चीज अप्रूव नहीं करती जो कि नेचुरल इग्नोरेंस से टेम्पर करती है. यानी कि यहाँ पे वो कहती है कि इग्नोरेंस जो है वो गुड होती है. इग्नोरेंस इज लाइक अ डेलिकेट एक्सोटिक फूड. और यहाँ पे वो इग्नोरेंस को अप्रिशिएट करती है कि इग्नोरेंस बिल्कुल ऐसे है जैसे एक्सोटिक फूड होती है, जैसे विच इज ब्रॉट फ्रॉम सम फॉरेन लैंड. और एंड टच इट एंड ब्लूम इज गॉन. और वो जो है जैसे ही, यानी कि ये ऐसी मतलब एक ब्लेसिंग है या मतलब एक ऐसा ब्लूम है जिसको जैसे ही आप टच करते हैं इट ब्लूम गोज, तो उसका ब्लूम जो है वो चला जाता है. द होल थ्योरी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इज रेडिकली अनसाउंड. और ये जो होल थ्योरी है ना ये मॉडर्न एजुकेशन की, वो अनसाउंड है, वो बिल्कुल बेकार है. फॉर्चुनेटली इन इंग्लैंड एट एनी रेट एजुकेशन प्रोड्यूसेस नो इफेक्ट. If it did, it would prove a serious danger to the upper classes and probably lead acts of violence in gross manners के. अच्छा, फॉर्चुनेटली वो कहती है इंग्लैंड में एनी रेट एजुकेशन जो है उसने कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं किया. एट एनी एजुकेशन प्रोड्यूस नो इफेक्ट. हाउएवर इफ इट डिड, अगर ऐसा होता इट वुड प्रूव अ सीरियस डेंजर टू अपर क्लास. अगर तो इस एजुकेशन का इफेक्ट हो चुका होता ना तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर होता? अपर क्लास के ऊपर होता.
and probably lead to act of violence and gross Venner scare. और सबसे ज़्यादा क्या होता है, it would prove a serious threat to the upper classes and probably lead violent acts in such fashionable localities as gross Venner scare. मतलब ये वो कहती है कि ये gross Venner scare यानी कि एक और paradoxical statement है कि education here is regarded as having effect of inciting people of upper classes to act of violence, while what we expect from education is that it refines and civilizes people. देखिए एजुकेशन जो है वो रिफाइन करती है और सिविलाइज करती है पीपल को, लेकिन यहाँ पे जो है वो उसका मेन जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि वो कहती है कि इग्नोरेंस इज गुड एंड एजुकेशन इज नॉट। ठीक है, इग्नोरेंस एक ऐसी चीज है जो कि वो उसको फ्रूट के साथ कंपेयर करती है और वो पैराडॉक्सिक सॉरी उसको जो है मेटाफोरिकली एक फ्रूट के साथ कंपेयर करती है, और दूसरी तरफ वो एजुकेशन को कहती है कि ये तो बिल्कुल ऐसे है कि अगर एजुकेशन दे दी जाए तो सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो अपर क्लास के लिए होगा कि ये वायलेंस जो है वो क्रिएट करती है जैक बिटवीन 7 and 8,000 a year। और वो कहता है कि ये जो है, नाउ टेल मी वो व्हाट इज योर इनकम, जब उसको कहती है ना उससे पूछती है व्हाट इज योर इनकम, तो जैक उसको कहता है इट इज बिटवीन 7 and 8,000 pounds। लेडी मेक अ नोट ऑन हर बुक इन लैंड और इन द इन्वेस्टमेंट। वो कहता है पूछती है कि लैंड पे या इन्वेस्टमेंट पे, तो जैक कहता है इन्वेस्टमेंट। लेडी Bracknell, that is satisfactory. What between the duties expected of one during one's lifetime and the duties exacted from one after one's death? Okay. Gross Venner Square जो है that is a large park of London और बेसिकली यहाँ पे ये जो फैशनेबल लोकेलिटी ये काउंट होती है। ग्रॉस वेनर स्क्वायर दैट इज अ फैशनेबल लोकेलिटी जहाँ पे सारे फैशनेबल लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं एंड दैट इज अ लार्ज पार्क इन द लंदन। अच्छा, लेडी प्रेग्नेंट दैट इज सेटिस्फैक्टरी बट बिटवीन द ड्यूटीज एक्सपेक्टेड ऑफ वन लाइफ। और अब वो उसको कहती है अच्छा मुझे ये बताओ कि कौन सी ऐसी ड्यूटीज हैं बट बिटवीन द ड्यूटीज जो कि एक इंसान की लाइफ टाइम में होती है। और सॉरी इसको बेटा मैं कंप्लीट कर दूँ। बट बिटवीन द ड्यूटीज एक्सपेक्टेड वन ड्यूरिंग वन लाइफ टाइम एंड द ड्यूटीज एग्जेक्टेड फ्रॉम once after that land has ceased to be either a profit or a pleasure। वो कहती है कि भाई देखो ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ऐसी कौन सी ड्यूटीज हैं, मतलब एक जो लैंड ओनर होता है वो कहती है चलो तुम एक लैंड ओनर हो ये तो बहुत अच्छी बात है, और जो लैंड जो होती है वो क्या है, लैंड हैज सीज टू बी आइदर अ प्रॉफिट और अ प्लेजर। लैंड या तो प्रॉफिट होती है लैंड ओनर के लिए या फिर प्लेजर होती है। तो लैंड इज नो लॉन्गर अ सोर्स ऑफ आइदर प्रॉफिट और प्लेजर। तो ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम अ लैंड ओनर इज रिक्वायर्ड टू पे taxes on his land, and when a landowner dies more taxes on his land have to be paid। तो वो कहती है कि यहाँ पे कि the duties expected of one during lifetime, कि वो जो एक्सपेक्टेड ड्यूटी है जो कि एक लैंड ओनर के ऊपर होती है वो कौन सी होती है कि वो सारी उम्र जो है टैक्सेस ही पे करता रह जाता है अपने लैंड के, और जब वो मर जाता है तो उसकी एग्जैक्टेड ड्यूटी क्या होती है कि उसके ऊपर लॉन्स ही लॉन्स होते हैं। तो ये लैंड ओनिंग कोई एक प्रॉफिटेबल प्लेजर नहीं है, ना तो कोई प्रॉफिट है ना कोई प्लेजर है। तो लैंड हैज सीज टू बी आइदर अ प्रॉफिट और प्लेजर। तो लैंड तो भाई ना तो वो प्रॉफिट देती है ना ही वो प्लेजर देती है, बल्कि ये तो हर वक्त का एक क्या है, सरदर्द है। इट गिव्स वन पोजीशन एंड प्रिवेंट्स वन फ्रॉम कीपिंग इट अप। एक तरफ तो ये इंसान को एक पोजीशन देती है, एक स्टेटस देती है, और दूसरी तरफ जो है वो एक इंसान को प्रिवेंट्स वन फ्रॉम कीपिंग इट अप, और दूसरी तरफ जो है वो एक इंसान को मजबूर करती है कि वो इसको मेंटेन भी करे। ही हैज टू मेंटेन दैट स्टेटस। दैट्स ऑल दैट कैन बी सेड अबाउट द लैंड। और यही चीज है जो मैं लैंड के बारे में कह सकती हूँ। दिस इज ऑल दैट कैन बी सेड अबाउट द लैंड। अब जो है यहाँ पे एक्चुअली वो अगर इन शॉर्ट बात की जाए तो वो कहती है लैंड इज अ प्लेजर फॉर फ्यूडल लॉर्ड्स। ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड्स के लिए जो या तो वो कर्जे देते रहते हैं या वो मर जाते हैं तो तभी कर्जों में ही होते हैं। जैक, आई हैव अ कंट्री हाउस विद सम लैंड ऑफ कोर्स अटैच्ड टू इट
about 1500 acres. I believe, but I don't depend on that for my real income. In fact, as far as I can make out, the poachers are only people who make anything out of it. ठीक है, अब वो क्या कहता है यहाँ पे, वो कहता है कि मेरा अपना एक कंट्री हाउस है ऑफ कोर्स, जिसकी कुछ लैंड उसके साथ अटैच है, जो कि अराउंड अबाउट 50-100 एकर्स है। लेकिन आई थिंक, बट आई डू नॉट डिपेंड ऑन दैट फॉर माई रियल इनकम। लेकिन मैं जो हूँ अपनी मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मेरी अपनी रियल इनकम भी है। और इन फैक्ट, as far as I can make out, or in fact as far I have been able to understand, the poachers are the only people, और वो जो thieves और intruders हैं वो only people हैं जो कि make anything out of it, जो इन मतलब for whom my land is the source of any profit। यानी कि वो जो poachers हैं, जो thieves और intruders हैं, उन्हीं को मेरी लैंड से कुछ मिल सकता, मुझे तो नहीं कुछ मिल सकता, लेकिन मेरी अपनी इनकम है मेरे पास। Lady Bracknell, a country house, how many bedrooms? Well, that point can be cleared up afterward. You have a townhouse, I hope. A girl with simple, unspoiled nature like Gondolin could hardly be expected to reside in the country. और वो कहती है कि भाई तुम्हारा चलो जितने भी कमरे हैं, ऑल राइट, एक्सपेक्टिंग दैट यू शोन टाउन हाउस, लेकिन एक लड़की जो कि गंडोलन जैसी है, ग्वेंडोलिन जैसी लड़की जो कि बिल्कुल सिंपल, अब वो ग्वेंडोलिन को अपनी बेटी को बड़ा सिंपल कहती है, अनस्पॉइल्ड नेचर है, हालांकि ग्वेंडोलिन की काफी स्पॉइल्ड नेचर होती है। तो वो कहती है उसकी अनस्पॉइल्ड नेचर है, बेचारी मासूम मेरी बेटी, प्यारी सी, भोली वाली सी। नॉर्मली माओ का यही रद्द-ए-अमल होता है, हमारी तो बेटी जी बहुत ही मासूम है, आज के जमाने का तो उसको पता ही कोई नहीं है, बहुत ही भोली है, सारा दिन सर पे दुपट्टा लेके ही घूमती रहती है। Unspoiled nature like Gondolin could hardly be expected to reside in the country. और वो जो है surely not to be expected to live in the countryside, मतलब वो इतनी सिंपल है, इतनी सादी है, वो एक कंट्री साइड पे कैसे रह सकेगी। हालांकि कंट्री साइड पे जो लड़कियां रहती हैं, जो खवातीन रहती हैं, वो बहुत ज़्यादा सिंपल और अनस्पॉइल्ड होती हैं। वेल आई ओन अ हाउस इन बेलग्रेव स्क्वायर, और वो कहता है कि भाई वेल आई डू आउट मतलब ओन मतलब मेरा अपना एक टाउन हाउस है जो कि बेलग्रेव स्क्वायर में है, जो कि एक ग्रेट पार्क है लंदन में। ठीक है, ये भी बहुत बहुत बड़ा पार्क है लंदन में। वो कहता है मेरा तो अपना एक घर है जो कि बेलग्रेव स्क्वायर में है, बट इट लेट माय ईयर टू लेडी ब्लॉक्सम, ऑफ कोर्स आई कैन गेट इट बैक व्हेनेवर आई लाइक एट 6 मंथ नोटिस। और वो कहता है कि मैं वो कभी भी अपना वो जो घर है वो मैं खाली करवा लूंगा, जो कि 6 मंथ्स के नोटिस पे कभी भी खाली करवा सकता हूँ। Lady Bracknell, Lady Bloxham, I don't know her. Jack, oh, she goes about very little. She is lady considerably advanced in years. Lady Bracknell, nowadays that is no guarantee of respectability of character. What number in Belgrave Square? ठीक है, वो कहते हैं कि वहाँ पे भाई कोई गुड कैरेक्टर के लोग नहीं रहते। जैक 149, लेडी ब्रैकनल शेकिंग हर हेड, द अनफैशनेबल साइड। अब वो आगे से कहती है ये तो बड़ी अनफैशनेबल सी साइड है। I thought there was something, however, that could easily be altered. Jack, do you mean the fashion or the side? Lady Bracknell, both if necessary, I presume. What are use politics? Jack, well, I'm afraid I really have none. I am a liberal union. Lady Bracknell, oh, they count as Tories. They dine with us. वो कहता है oh, liberal unions are regarded as section of the Tories. Tories basically एक liberal unionist थे जो कि शेयर करते थे आइडियाज व्यूज ऑन कंजर्वेटिव पार्टी। जैसे हमारी है ना टोरीज, और एक